हेलो नमस्ते, मेरा नाम श्रेयांक त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का 19वां वीडियो है। आज का हमारा शीर्षक है डेनोडेशन प्रोसेस, मास वेस्टिंग, अनाच्छादन प्रक्रम, द्रव्यमान क्षरण। इसे हम लोग मास मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, द्रव्यमान संचलन। हम लोगों ने डेनोडेशन प्रोसेस को पढ़ा। डेनोडेशन के बारे में हम लोगों ने ये जाना कि डेनोडेशन 3 प्रकार के प्रक्रमों का मिलकर बना हुआ है, उनका समूह है। कौन कौन से? वेदरिंग, अपक्षय, इरोजन जैसे हम लोग बोलते हैं अपर्दन, और मास वेस्टिंग। वेदरिंग और इरोजन को हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना है, तो जाके आप उसे पहले देख लीजिए तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप वो दोनों टॉपिक पहले से जानते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं मास वेस्टिंग की। मास वेस्टिंग क्या होती है ये समझ लेते हैं। मास वेस्टिंग का मतलब होता है कि पदार्थ के जो चट्टान के टुकड़े हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करें, जैसा इरोजन में होता है, लेकिन जो मूवमेंट हो वो ग्रेविटी के द्वारा हो, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा हो। वो मूवमेंट ऐसा नहीं है कि पानी बहा के ले गया या हवा बहा के ले गई। उनमें जो मूवमेंट है वो होना चाहिए किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। ऐसा तब संभव होता है जब ढाल होती है। ढाल कहाँ पे होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। इसलिए मास वेस्टिंग जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। नॉर्मली जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उनमें मास वेस्टिंग नहीं होती है, लेकिन मास वेस्टिंग का एक रूप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्प्रेड, फैलाव, प्रसार। तो वो प्रसार का रूप हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन जो मास वेस्टिंग का दूसरे रूप होते हैं, जैसे मलबा का पात होना, जैसे रॉक डेब्रिस फॉल बोलते हैं, या लैंड स्लाइड्स होना, है ना, या टॉपल्स होना, या क्रीप होना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं मैदानी क्षेत्रों में। तो जो लैंडस्लाइड होती है उसका जो मास मूवमेंट होता है उसका जो कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ उन क्षेत्रों से है जहाँ पे ढाल है, जहाँ पे जो टेरेन है, वो चावच है, वो काफ़ी असमतल भूमि है ना, पहाड़ी क्षेत्र हैं, टीले वाले क्षेत्र हैं जिनमें झुकाव है। आपके सामने एक लैंडस्लाइड का दृश्य है, असल में मास मूवमेंट का एक उदाहरण है। ये लोकेशन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े इलाके में जो ज़मीन थी ऊपर से धंस गई और सारा मलबा नीचे बह के आ गया, है ना। ये आप देखेंगे ये रोड है और ये कोई पहाड़ था और यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा था, और अचानक से ये आप देख सकते हैं, शायद ये बिल्डिंग्स हैं या नहीं, या फिर बर्फ़ है, मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी काम चल रहा था, है ना। ये रोड है, रोड धीरे ये ऊपर गई है, ऊपर जा रही है, और यहाँ पे पूरा का पूरा एक स्लोप, एक ढाल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, है ना। इसी ध्वस्तता को हम लोग बोलते हैं मास वेस्टिंग। इसके अलग अलग रूप होते हैं। इन रूप को समझने के लिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मास वेस्टिंग का मैकेनिज़्म क्या होता है। मास मूवमेंट मैकेनिज़्म, MMM, इसके बारे में मैंने ऊपर लिख दिया है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जाके पढ़ सकते हैं। असल में अगर स्लोप है, सपोज यहाँ पे ढाल है, तो ढाल में क्या है, अगर मान लो एक चट्टान का टुकड़ा रखा हुआ है या इससे जुड़ा हुआ है सपोज, तो क्या होगा कि इस पे 3 किस्म के बल काम करेंगे। अब मैं हाई स्कूल के लेवल की जो फ्रिक्शन का चैप्टर था उसकी मैं बात करूँगा, तो मेरे ख्याल में आप सबको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, काफ़ी ईजी हैं। सपोज़ आपके सामने एक पत्थर का टुकड़ा एक स्लोप पे रखा हुआ है, है ना, ये रखा हुआ है, तो इस पर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे? पहला एफएस काम करेगा, जिसे बोलते हैं शेयरिंग फोर्स। शेयरिंग फोर्स वो बल होता है जो चट्टान को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगा, ढाल के नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। दूसरा कौन सा फोर्स काम करेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं FN, नॉर्मल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या काम करेगा? ये चट्टान का जो टुकड़ा है उसको स्थिरता प्रदान करेगा। ये फोर्स कोशिश करेगा कि चट्टान कहीं ना जाए, चट्टान यहीं रहे। और जो एफएस है ये खुद कोशिश करेगा कि चट्टान मूव करके नीचे पहुंच जाए। और यहाँ पे एक बल है जिसे एफजी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इन दोनों के बीच में संतुलन की लाने की कोशिश करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एफएस का समर्थन भी करता है। तो मेरे घर का कुत्ता जो है वो भौंक रहा है, हो सकता है माइक में आवाज़ सुनाई पड़ जाए, तो मैं उसके लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ एडवांस में। तो अब आता है एफएस, FN और FG। अब इन 3 जो फोर्सेस हैं इनके बीच का खेल होता है। एक बात और होती है, जो FN होता है
वो Fs, इन दोनों के बीच में एक संतुलन की स्थिति होती है या इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेंथ। Fs को बोलते हैं शेयरिंग फोर्स, और Fs और Fn मतलब ये नॉर्मल फोर्स और शेयरिंग फोर्स के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेंथ। अगर Fn ज़्यादा है, नॉर्मल फोर्स ज़्यादा है, और Fs है कम, तो जो द्रव्यमान है वो स्थिर रहेगा, उसमें मूवमेंट नहीं होगा, वो नीचे नहीं जाएगा, तो हम लोग बोल लेंगे उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ बढ़िया है। लेकिन अगर इसका उल्टा होगा, Fs ज़्यादा होगा, Fn कम होगा, तो जाहिर सी बात है जो द्रव्यमान है वो नीचे की तरफ मूव करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ चट्टान की कम है, कभी भी नीचे टपक सकती है। इसी के द्वारा ही हम लोगों ने सुना है कि कई बार जियोलॉजिस्ट हम लोगों को सलाह देते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे, कि इस इलाके को खाली कर दिया जाए या भविष्य में यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, तो इस जगह से दूर रहा जाए। तो ये जो भविष्यवाणी होती है वो शेयरिंग स्ट्रेंथ को पता लगाकर, Fn नॉर्मल फोर्स और शेयरिंग फोर्स का पता लगाकर वो लोग करते हैं कि ये जगह रहने योग्य है या नहीं है, या भविष्य में यहाँ पे क्या घटना घट सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये स्लोप अभी ऐसा है, तो Fn ज़्यादा है, देख सकते हैं ये जो है बैगनी कलर की लाइन ज़्यादा है, और ये इधर जो है Fs कम है, इसलिए मतलब ये अभी स्थिर है द्रव्यमान, ये जो है सरकेगा नहीं अभी। लेकिन अगर हम इसका स्लोप का एंगल बढ़ा दें, सपोज ये एंगल बढ़ा दिया हमने, अब क्या Fn तो कम हो गया है ना, नॉर्मल फोर्स, और Fs बहुत बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि अब इसको लुढ़कने से कोई नहीं बचा सकता है, अब ब्रह्मा भी इसे नहीं बचा सकता, ये नीचे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है और साथ में Fs। तो ये तरीका होता है, मैकेनिज़्म है मास मूवमेंट का, कि क्यों कोई भी ढाल से मलबा नीचे की ओर जाता है। ये अब हम लोग इस उदाहरण से हम लोग ये समझ चुके हैं कि जो मास मूवमेंट होता है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग होता है, ग्रेविटी के प्रोपोर्शनल होता है, गुरुत्वाकर्षण इस पे प्रभाव डाल के कारण भी जो है मास मूवमेंट होता है, शेयरिंग फोर्स के कारण मास मूवमेंट होता है। इसके अलावा अगर हम लोग सपोज कोई चट्टान है उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाए, जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है चट्टान में, तो उसका शेयरिंग स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है ना, Fn कम हो जाता है, Fs बढ़ जाता है। इसीलिए जब बरसात होती हैं उसी समय पर लैंडस्लाइड ज़्यादा आती है। तो इसलिए पानी हो गया, और स्लोप का जो एंगल है वो क्या है, और चट्टानों की संरचना कैसी है, इस प्रकार की चीज़ें प्रभाव डालती हैं कि मास मूवमेंट होगा या नहीं होगा, जगह स्थिर है या अस्थिर है। तो ये हो गया मैकेनिज़्म। अब हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन से जो है मास मूवमेंट के रूप हैं, किस किस प्रकार का मास मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट में क्या होता है, एक फॉल होता है, जो स्टार्टिंग, ये कुल मिलाकर के पांच प्रकार मैंने दिए हैं, 5 प्रकार के जो है डिवाइडेशन असल में मास मूवमेंट के बहुत हैं, लेकिन ये जो मुझे सही लगता है सरल समझने में, ये आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें जो आप ये कुल मिलाकर के 5 डिवाइडेशन है, इनमें से जो शुरू के 2 डिवाइडेशन है, ये इनमें बहुत तेज़ गति से मलबा गिरता है ऊपर से, पहाड़ से नीचे, और जो बीच वाला है उसमें मध्यम गति से गिरता है या थोड़ा बहुत स्लाइड्स के रूप में भी स्पीड मिल सकती है, और जो लास्ट के 2 हैं इनमें मलबा बहुत स्लो गति से नीचे आता है या सरकता है या फिर स्प्रेड करता है। तो हम लोग फाल को समझ लेते हैं। फाल को हिंदी में पात बोलते हैं, गिरना, ऊपर से नीचे गिरना। 3 टाइप का फाल हो सकता है, या तो रॉक फाल होगा, या डेब्रिस फाल होगा, या अर्थ फाल होगा। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में जो ये रॉक, डेब्रिस और जो अर्थ का डिवाइडेशन है, ये चट्टान के साइज के आधार पर है। अगर सपोज ऊपर से गिरने वाला जो मलबा है वो काफ़ी बड़े आकार का है, चट्टान के रूप में है, तो उसे रॉक बोलेंगे। अगर वो मलबे के रूप में है, छोटे छोटे मोटे बड़े कण के रूप में है, पत्थरों के रूप में है छोटे मोटे, तो उसे हम लोग मलबा बोलेंगे, डेब्रिस फाल बोलेंगे। अगर वो महीन कणों के रूप में है, फाइन पार्टिकल्स हैं, तो उसे हम लोग अर्थ फाल बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ अर्थ, डेब्रिस और रॉक मिले, आप बस ये समझ लीजिएगा कि उनके साइज़ की बात हो रही है, ठीक है ना। अब अगर साइज़ में अंतर है तो जाहिर सी बात है, जैसे अर्थ फाल जब होगा तो जाहिर सी बात है उनमें क्या है कि मिट्टी होगी, फाइन पार्टिकल होंगे। अब फाइन पार्टिकल पानी में ज़्यादा जल्दी घुलनशील है, इसलिए उस पर पानी का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए बरसात जब ज़्यादा होगी तो अर्थ फाल जैसा चीज़ें देखने को मिलेगा। भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होगी तो रॉक फॉल देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें कॉमन सेंस पे चलती हैं, है ना। और चूँकि हम लोग ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं तो हम लोगों को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जियोलॉजी वाले अपना समझें, है ना। अब आता है स्लाइड्स मतलब होता है स्खलन। स्खलन दो टाइप का होता है, स्लंप के रूप में होगा या स्लाइड के रूप में होगा। स्लंप का मतलब होता है
क्या होता है? अवपातन। ये होता है पात, ये होता है अवपात। पात में क्या होता है कि ऊपर से नीचे कोई चीज़ का गिरना, सीधा ऊपर से 90 डिग्री पे गिर रहा है। अगर कोई चीज़ ऐसे गिर रही है तो सपोज आपका एक चट्टान ऐसे, एक ढाल ऐसे गई, मान लो ये पहाड़ था और उससे कुछ चट्टान बाहर निकली थी, तो वो चट्टान बाहर जो निकली थी उस पर गिरने लगे टूट टूट के कण, तो उसे हम लोग फॉल बोलेंगे। अवपात को बोलेंगे जब स्लाइड, जब ऊपर से सपोज ये स्लोप था और ऊपर से कोई चट्टान टूट गई, है ना, टूट गई और टूट के वो आ रही है नीचे, फॉल जैसा कर रही है, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्लंप। और जो स्लाइड होगा उसमें क्या होगा, एक टाइप का जो है अनुदैर्ध जो है गति होगी, मतलब ऊपर से पत्थर, ये स्लोप था, यहाँ से चट्टान टूटी और सारी चट्टान नीचे सरक के आ गई। अब इसमें जो डिवाइडेशन रॉक, डेब्रिस और अर्थ स्लाइड का दिया गया है, या रॉक, डेब्रिस, अर्थ स्लाइड का दिया गया है, ये वास्तविकता में हमें एक जगह को देखने को ये अलग अलग नहीं मिलते हैं। हमें हर चीज़ एक साथ दिखाई पड़ती है। भाई जब स्लाइड होगी तो क्या चट्टानें ऊपर से नहीं आएंगी, क्या मिट्टी ऊपर से नहीं आएगी, क्या मलबा नहीं आएगा? असल में सब कुछ आएगा, लेकिन इसमें सेपरेटली डिवाइडेशन बहुत प्यार से दिया गया है समझने के लिए, लेकिन रियल व्यवहारिक दुनिया में ये तीनों अलग अलग देखने को अक्सर नहीं मिलते हैं। तो इसे आप ऐसा समझ लीजिए कि ये तीनों चीज़ें हमें अक्सर दिखाई पड़ती हैं साथ में। कुछ हो गए अपवाद स्वरूप चीज़ें जहाँ पे अलग अलग दिखाई पड़ते होंगे। टॉपल्स, अभी मैं इनकी तस्वीर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। टॉपल्स क्या होता है? टॉपल्स मतलब होता है लुढ़कना। चट्टान ऊपर से टूट गई, स्लाइड का रूप ले रही है, लेकिन वो लुढ़क लुढ़क के गोल गोल घूम के आ रहे हैं नीचे कण। तो या तो रॉक लुढ़क के आएगी, या डेब्रिस मलबा आएगा, या फिर अर्थ टॉपल, या फिर छोटे छोटे फाइन पार्टिकल मिट्टी के आएंगे लुढ़क लुढ़क के नीचे। अब आएगा फ्लो। फ्लो मतलब स्लो गति, स्प्रेड मतलब स्लो गति। मतलब ये जो टॉपल, स्लाइड और जो फॉल देख रहे थे, इनमें मूवमेंट बहुत तेज होता है। फॉल में तो बहुत तेज होगा, उससे थोड़ा कम स्लाइड में होगा, उससे थोड़ा कम टॉपल में होगा, लेकिन में मूवमेंट बहुत इंटेंस होता है, बहुत शॉर्ट टर्म होता है और बहुत तबाही मचाता है। लेकिन फ्लो और स्प्रेड में इतना जो है मूवमेंट तबाही नहीं मचाता है एकदम इतनी जल्दी। रॉक फ्लो, जब चट्टानें धीरे धीरे करके बह के नीचे आ रही हैं। सॉइल फ्लो दो टाइप का होगा, या तो डेब्रिस मलबा आएगा, या फिर सिर्फ मिट्टी आएगी, फाइन पार्टिकल आएंगे जैसा मैंने बोला। और जो क्रीप होता है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसे हम लोग सर्पण बोलते हैं। आपने मृदा सर्पण शब्द का सुना होगा। क्रीप क्या होता है कि सपोज कोई ढाल है, ये सपोज ढाल है एक, तो ढाल में जो ये चट्टान है, ऊपर वाला जो परत है, ये आपको मूव करती हुई नीचे ना दिखाई पड़े, लेकिन उनमें मूवमेंट हो रहा हो। कई बार मूवमेंट 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100, हजारों साल में मूवमेंट होता है, ऊपर से नीचे तक आ पाता है मलबा, हमें मूव करते हुए दिखाई नहीं पड़ेगा। तो पता कैसे चलेगा कि ये क्रीप हो रही है, मृदा सर्पण हो रहा है? जहाँ पे मृदा सर्पण होता है, चूंकि अब भाई ये अगर ढाल है तो यहाँ पे पेड़ लगे होंगे, है ना, खूब सारे पेड़ होंगे, तो जो पेड़ के तने होंगे वो मुड़ जाएंगे नीचे की तरफ, ऐसे जाएंगे, एल जैसा बना देंगे, तो हम समझ जाएंगे कि ऊपर से मलबा नीचे किसी कारण से वो नीचे की तरफ झुक रहा है, इसीलिए उनके जो पेड़ हैं उनमें उनका जो है रूप दिखाई पड़ रहा है। तो ये होता है क्रीप। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रीप, जो जियोमॉर्फोलॉजी में, खासकर जो सिविल इंजीनियरिंग होती है उसमें क्रीप को बहुत स्पेशली पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्डिंग्स बनानी होती हैं कई बार पहाड़ों पे, तो वो क्रीप का ध्यान रखना पड़ता है उन्हें, क्योंकि क्रीप हर पहाड़ पे, शायद ही कोई पहाड़ होंगे जहाँ पे क्रीप नहीं होती है। क्रीप की क्रिया, मृदा सर्पण क्रिया हर ढाल पे होती है, चाहे वो कितना भी मंद क्यों ना हो। तो क्रीप एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोगों के लिए बहुत नहीं है, इसीलिए हम लोग बस इसे इस रूप में पढ़ते हैं। लेकिन जो सिविल इंजीनियरिंग है उनके लिए ये जो टॉपिक है मास वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है ये लेटरल स्प्रेड। ये होता है कि सपोज ढाल नहीं है, सपोज मैदानी क्षेत्र मान लो, या हल्का सा ढाल है छोटा मोटा, फिर भी क्या होता है कि उनमें मान लो शेयरिंग स्ट्रेंथ उनकी कम होने लगी कोई कारण से। भाई चट्टानों की संरचना मैटर करती है, या फिर उनमें पानी, बरसात ज़्यादा हो गई, चट्टानें कमज़ोर हो गई, तो चट्टानें चूँकि कमज़ोर हो गई तो फैलने लगी, बीच से टूट गई और सपोज क्रैक पड़ गए और वो धीरे धीरे फैलने लगी। मिट्टी ज़्यादा थी उनमें, या चट्टानें जैसा भी था वो फैलने लगी अपने आसपास के इलाके में, इसीलिए उसको बोलते हैं लेटरल स्प्रेड, मतलब अपने पार्श्विक क्षेत्र में फैलें। लेटरल मतलब पार्श्विक, वर्टिकल नहीं, लेटरल, हॉरिजॉन्टल एरिया में वो स्प्रेड करने लगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं लेटरल इरोजन या लेटरल स्प्रेड। सॉरी, ये कितने टाइप का होता है, सॉरी ये क्या हुआ हमसे, हाँ, ये कितने टाइप का होता है? रॉक स्प्रेड होगा, या फिर डेब्रिस स्प्रेड होगा, या फिर अर्थ स्प्रेड होगा, है ना। तो ये इसमें हम 3-4 बार आपको रिपीट कर चुके हैं, रॉक डेब्रिस में कितना अंतर है, तो आप समझ लीजिए।
अब आगे आता है, ये सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें, आप जाके पढ़ सकते हैं दोबारा से। तो ये जो है उदाहरण है, जैसे ये है रोटेशनल लैंडस्लाइड, इस टाइप की दिखाई पड़ेगी, चीज़ें घूम के आएंगी। और ये है ट्रांसलेशनल, जो चीज़ें ऊपर से सीधा सड़क के नीचे आ जाएंगी, है ना। तो इनमें आप ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में आपको अंतर दिखाई पड़ रहा होगा इन दोनों में, है ना। इसके अलावा ये है ब्लॉक स्लाइड, ब्लॉक ऊपर से टूटा, क्रैक कर गया और नीचे आ गया मलबा, तो ये ब्लॉक स्लाइड हो गया। एक बड़ा सा मलबे का एक चट्टान का टुकड़ा टूट के नीचे आने लगे सड़क के, उसे ब्लॉक स्लाइड बोलते हैं। ये है जो है रॉक फॉल, ऊपर से रॉक गिर रही है, नीचे फॉल कर रही है। ये है अपना क्या, टॉपल, ऊपर से चट्टान टूट के बाहर आ गई और घूम घूम के लुढ़क के नीचे गिरेगी, तो ये टॉपल हो गया, लुढ़कना जिसे बोलते हैं। मैंने आपको हिंदी में बताया होगा, ये फॉल पाथ हो गया, स्लाइड हो गया स्खलन, टॉपल मतलब लुढ़कना, फ्लो मतलब प्रवाह, स्प्रेड मतलब प्रसार, ठीक है ना, ये हिंदी में हो गया। ये डेब्रिस फ्लो है। डेब्रिस फ्लो कब होता है, मलबा कब नीचे आता है, जब बरसात होती है। तो हमें उत्तराखंड में डेब्रिस फ्लो ही देखने को मिलता है अक्सर। बरसात हुई, पानी की वजह से चट्टान थी उनकी शेयरिंग स्ट्रेंथ कम हो गई और वो ग्रेविटी झेल नहीं पाई और नीचे आ गई, है ना, ग्रेविटी के कारण। ये है डेब्रिस एवलांच, इसमें भी यही हुआ, शेयरिंग स्ट्रेंथ कम हो गई, पानी की वजूद की वजह से नहीं है, ये इसके स्लोप की वजह से है। और जो चट्टानें थी वो भुरभुरी हो गई, उनकी शेयरिंग स्ट्रेंथ कम, जाहिर सी बात है, वो ग्रेविटी से नीचे आ गई। ये अचानक घटनाएं घटती हैं। एवलांच बर्फ़, जो ग्लेशियर होते हैं, बर्फ़ की नदियाँ, उनमें ज़्यादा आते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, और अक्सर लोग मर जाते हैं, खासकर एवरेस्ट चढ़ते समय, या फिर अपने जवान जो है शहीद हो जाते हैं बिना किसी मतलब उनकी गलती के और बिना किसी युद्ध के। तो ये एवलांच बहुत महत्वपूर्ण कारण निभाता है दुर्घटनाओं के लिए। ये हो गया अर्थ फ्लो। अर्थ फ्लो आप देखेंगे बहुत फाइन पार्टिकल ऊपर से नीचे बह के आ रहे हैं, ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये डिपोजिशनल आर्क बन रही है, एक जो है डिपोजिशनल मतलब होता है चट्टानों सेडिमेंट का जमाव, और आर्क मतलब होता है ये कर्व बन रहा है, ठीक है ना। इसे हम लोग ऑलिवियल फैन भी बोलते हैं, जब नदी मलबा लेके आती बहाती है। जब हम लोग पढ़ेंगे फ्लूवियल मॉर्फोलॉजी तो हम समझेंगे उसका। ये हो गया क्रीप। आप क्रीप देखिए, चट्टानें धीरे ऊपर से मलबा बहुत स्लोली नीचे आ रहा है, और जो पेड़ हैं आप देखेंगे मुड़ रहे हैं इनके तने। अभी इनकी असली फ़ोटो दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गया क्रीप। और ये हो गया लेटरल स्प्रेड। देखिए एंगल नहीं बन रहा है, समान है करीब करीब, बीच में हो सकता है छोटी मोटी खाई है, पठार हो सकता है ये। और आप देखेंगे सिर्फ शेयरिंग स्ट्रेंथ खत्म होने की वजह से इनमें क्रैक पड़ रहे हैं और मलबा बह रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग असली फ़ोटो को देख लेते हैं। आप ये देखिए, ये एलए की फ़ोटो है, लॉस एंजलिस जो है, ये जो है यूएसजीएस की फ़ोटो है, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने 1995 में एक लैंडस्लाइड हुई थी। ये देखिए लैंडस्लाइड की तस्वीर देखिए आप, है ना, साफ साफ दिख रही। नीचे घर बने हैं, ये एक ढाल थी, एक स्लोप था, और कितना मलबा नीचे आ गया, है ना। ये लैंडस्लाइड का असली लैंडस्लाइड की उदाहरण है। जैसा मैंने, ये भी एक असली लैंडस्लाइड का उदाहरण है जो मैंने दिखाया था ये। इसके अलावा अब हम लोग फ़ोटो समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गई लैंडस्लाइड। इसके अलावा एक ये लैंडस्लाइड है, आप देखेंगे ये जो है रोटेशनल स्लाइड का उदाहरण है। देखिए ऊपर से मलबा नीचे आ गया, ये घर बने थे, और ये पूरा मलबा मिट्टी का ढेर नीचे गिरा के पूरी चट्टान का जो है जो स्लोप था उसे नष्ट कर दिया। ये देखिए रॉक फॉल, ऊपर से मलबा गिरता है। कई बार आपने सुना होगा कि चट्टानें रोड बंद हो जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वो रॉक फॉल के कारण ही मैक्सिमम बंद होते हैं, या फिर कोई दूसरा डेब्रिस फॉल या स्लाइड जो हो जाती है थोड़ी बहुत। तो ये हो गया रॉक फॉल, आपके सामने तस्वीर है। और ये क्रीप का उदाहरण है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको ज़मीन चलती हुए नहीं दिखाई पड़ेगी, बस आपको स्लोप दिखेगा। दिखेगा क्या, ये पेड़ के तने जो मुड़े हैं आप देख सकते हैं। ये पेड़, आपने कभी रियल में ऐसे पेड़ देखे हैं? अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों से नहीं हैं तो नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये आप तना सीधा गया है और नीचे तना ये मुड़ गया। एक पेड़ में नहीं, आपको सारे पेड़ मुड़े दिखाई पड़ेंगे, सारे पेड़ ही मुड़े दिखाई पड़ेंगे उनके तने। ये एक क्रीप का उदाहरण है, जिससे हम ये समझ पा रहे हैं कि इसके ऊपर की ज़मीन तो नहीं सरक रही है, लेकिन इसके ठीक नीचे की लेयर नीचे जा रही है, और हर पहाड़ी क्षेत्र में ये होना ही होना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इसके हम लोग आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, जैसे ये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग के द्वारा, लिडार टेक्नोलॉजी हम लोगों ने सुना होगा।
तो उससे जैसे ये एक ये लैंडस्लाइड हुई थी वाशिंगटन में 2014 में, ओसो लैंडस्लाइड्स के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये लैंडस्लाइड की एक लिडार तस्वीर है। लिडार क्या होता है आप ये समझ लीजिए, एक टाइप की टेक्नोलॉजी है जो एक्टिव सेंसर होते हैं जो लाइट वेव्स को छोड़ते हैं और उन प्रकाशिक तरंगों के द्वारा हम लोग जो ज़मीन, जो टेरेन होता है, उचावच होता है, रिलीफ फीचर होता है ज़मीन का, उसकी मैपिंग करते हैं। उसके द्वारा हम लोग ज़मीन के नीचे की सुरंगों को भी पता लगाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई मैप अगर हम ऊपर से सैटेलाइट फ़ोटो लेंगे तो हो सकता है सुरंग हमें ना दिखाई पड़े, है ना। लेकिन अगर लिडार से हम लोगों ने स्कैन कर लिया, लिडार से हम लोगों ने सर्वे कर लिया, तो उस एरिया में अगर अंदर 10 मीटर नीचे तक भी सुरंगें बनी हैं तब भी हम लोग पता लगा लेंगे कि हाँ भाई नीचे सुरंग है। तो ये लिडार की खासियत होती है, ये नई टेक्नोलॉजी है, ये रिमोट सेंसिंग में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना पूरा टॉपिक। कोई सवाल है कमेंट में लिखिए या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगले वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं दोबारा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।